माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ ONR 002 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोग कमेंट कर रहे थे सर प्लीज ONR 002 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दीजिए जो आपके जो एग्जाम में हेल्पफुल हो। सो आपके लिए लाया हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखो ये आपका टाइटल है जल विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। ये आपका टाइटल है और मैं देखिए मैं क्या लाया हूँ आपके लिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो दिसंबर एग्जाम अगर 25 में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जून एग्जाम 26 में प्रिपरेशन करने हैं, आप दोनों के लिए ये जो कि कोड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो देखिए आगे क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग एक पैटर्न देख लेते हैं कि जो हमारा जो पैटर्न किस तरह का एग्जाम का, किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैसे कैसे मार्क्स आते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका ONR 002 का क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जल विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 50 मिलेंगे, ये ध्यान रखना। 50 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हो। आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे क ख, तो टोटल दोनों मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो किसी में 5 रहेगा, किसी में 5 रहेगा, किसी में 6 4 दिया, किसी में कुछ, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन माना जाता है। अपन जैसे आपने यहाँ पर देख लिया, एक क्वेश्चन टोटल मिला के 6 और 4 10 नंबर के पूछे गए। इसी प्रकार देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 2 और 4 है ना, तो ये क्वेश्चन दोनों बनाएंगे तो 6 नंबर यहाँ है और अंतरोधन क्या है, इसके 4 नंबर, मतलब कि 10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे 10 नंबर। तो यहाँ पे भी देखिए 2 क्वेश्चन पूछे हैं 10 नंबर। ठीक है, दोनों मिला के इस टाइप से क्वेश्चन कोई 2 3 है ना, 5 5 मार्क्स के भी। देखो यहाँ पे देखो 4 नंबर है, क नंबर है, ख नंबर, ये कितने मार्क्स के पूछे, 5 नंबर 5 नंबर के। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। तो और ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है औसत वर्षा का आकलन समर्पण विधि द्वारा वर्णन कीजिए, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरा भी आपको इसी तरह दिया है, आंकड़े का उपयोग करके औसत वर्षा की गणना करें। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी पीडीएफ में, मैंने ले लिया, इसे करवा दिया, अभी करवा दूंगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन आते क्वेश्चन है। टोटल 6 नंबर में वही 2 क्वेश्चन, 7 नंबर में भी 2 क्वेश्चन, 8 नंबर में भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 8 नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो ये 4 नंबर के यानी 2.5 नंबर के आपका क्वेश्चन देंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपने क्या देखा, टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कितने नंबर के, 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 10 नंबर के। टोटल कितने नंबर, कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। लेकिन आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं 10 नंबर के, ताकि आपका 50 नंबर पूरा हो जाए। इस तरह से आपके हैं। तो चलिए अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ध्यान से समझना है आप लोगों को। और देखिए इतना अच्छा से कोई नहीं कराएगा आपको, मैं आपको जिस तरह से करा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर आप लोग कमेंट कीजिए कि भैया हम लोग कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी, और मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आके नहीं पढ़ूंगा। अगर आप लोग देखिए जल्दी सपोर्ट करेंगे तो मैं अब डिजिटल बोर्ड से नेक्स्ट ईयर से पढ़ाना कोशिश करूंगा। अभी देखिए मेरे पास उस तरह से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता डिजिटल बोर्ड, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता। तो चलिए अब हम लोग करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके सामने, वर्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये वर्षण क्या है भैया, इसे ध्यान समझिएगा। देखिए वर्षण का अर्थ है वायुमंडल से जल का पृथ्वी सतह पर गिरना। जब जल का यानी कि जब जल यानी बारिश होते हैं, जब बारिश होते हैं तो बारिश होने की जो क्रिया होती है वो अधिक, वो उसे हम लोग वर्षण कहते हैं। समझ लो कि जल पृथ्वी की सतह पर गिरना, कहाँ से, वायुमंडल से। तो इसी के हम लोग क्या कहेंगे, वर्षण। वर्षण के मुख्य रूप वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि होते हैं। वर्षा के सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें जल की बूंदें बादलों से गिरती है। कहां से गिरती है, बादलों से। हिमपात ठंडे क्षेत्रों में होता है जहां जल बर्फ के रूप में गिरता है। ओलावृष्टि में बर्फों के छोटे छोटे कठोर गोले गिरते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रक्रिया के आधार पर वर्षण को संवहन वर्षा, पर्वतीय और या ओरोग्राफिक वर्षा और या चक्रवाती वर्षा में बांटा जाता है। संवहन वर्षा गर्म
क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा पहाड़ों के कारण और चक्रवाती वर्षा निम्न दाब प्रणालियों से होती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कितने नंबर के? 5 नंबर। एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, दोनों क्वेश्चन बनाएंगे आपको टोटल कितने? 3 पेज में आपको कंप्लीट करना है ना। एक क्वेश्चन आपको बनाना है 1.5 पेज में, दूसरा क्वेश्चन को, यानी जैसे कि आप एक क्वेश्चन लेबर संतृप्तता क्या है और ये 5 नंबर के सामने लिखा हुआ रहेगा, तो आपको 1.5 पेज में बनाना है। दो क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन बनाना है तो आपको टोटल कितने 3 पेज लिखने हैं। टोटल कितने? 3 पेज। 2 क्वेश्चन को टोटल 3 पेज में आपको कवर करना है। अंडरस्टैंड, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए वर्षा तीव्रता क्या है भैया। तीव्रता का मतलब समझते हैं ना, तेजी से। तो वर्षा तीव्रता क्या, इससे वर्गीकृत है। वर्षा तीव्रता वह दर है जिससे किसी निश्चित समय में वर्षा होती है ना। जिससे किसी निश्चित समय में क्या होती है? वर्षा होती है। इसे सामान्यतः मिलीमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। वर्षा तीव्रता का उपयोग बाढ़, अफवाह और जल प्रबंधन के अध्ययन में किया जाता है। वर्षा तीव्रता को 3 वर्गों में बांटा गया है। कहीं हल्की वर्षा, देखो वर्षा तीव्रता को देखो, वर्षा तीव्रता में हल्की वर्षा, तेज वर्षा, है ना, आंधी तूफान वाला वर्षा भी होता है। तो तीव्रता मतलब यहाँ पे मापा गया है वर्षा की स्पीड को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल्की वर्षा होती है जिसमें जी कम मात्रा में पानी धीरे धीरे गिरता है, मतलब जब धीरे धीरे बूंदी 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 गिरता है तो वो हल्की वर्षा होता है। मध्यम वर्षा में पानी की मात्रा अधिक होती है और समय कम लगता है। लेकिन तीव्र वर्षा में भारी वर्षा होती है, तेज एकदम भारी एकदम बम्पर वर्षा होती है। बहुत समय में अधिक पानी गिरता है जिससे जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन जाती है और नुकसान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ की रचना और महासागर से निकटता वर्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, व्याख्या कीजिए। पहाड़ की रचना और महासागर से निकटता वर्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। पहाड़ों के सामने से आने वाली आर्द्र पवनें ऊपर उठती है, ठंडी होती है और संघनन के कारण वर्षा करती है, जिसे ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। पवन पवन विमुख ढाल पर वर्षा कम होती है। महासागर के निकट में क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आर्द्रता बढ़ती है और नियमित वर्षा होती है। समुद्र से दूर क्षेत्रों में नमी कम होने से वर्षा घट जाती है। इसलिए पहाड़ और समुद्र दोनों वर्षा के वितरण और मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह प्रभाव स्थानीय जलवायु को बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्टूडेंट्स, वाह जल को परिभाषित कीजिए। वाह जल को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, वह जल है जो वर्षा के बाद भूमि सतह पर बहकर नालों और नदियों में पहुंचता है। समझ गए? मतलब कि वर्षा होने के बाद क्या होते हैं, वो पानी धीरे 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 करके कहाँ पहुंचते हैं? नालों या फिर नदियों पे, तो उसे वाह जल कहते हैं। वाह जल को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों में वर्षा की मात्रा, तीव्रता और अवधि प्रमुख है। तापमान वाष्पीकरण को प्रभावित करता है जिससे बहाव बदलता है। पवन की गति वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा की संभावना बढ़ती है। भूमि का ढाल, वनस्पति और आवरण और मृदा की स्थिति भी वह जल को बढ़ा या घटा सकती है। अधिक आर्द्रता होने पर वर्षा की संभावना बढ़ती है। भूमि की का ढाल, वनस्पति आवरण और मृदा की स्थिति भी वह जल को बढ़ा या घटाया जाता है। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव से अफवाह की मात्रा और समय बदलता रहता है, क्षेत्र विशेष में स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्टूडेंट, चक्रवाती वर्षा क्या है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की वर्षा। भाई आप लोग जानते हैं वर्षा के चक्रवाती रूप क्या है भैया, फिर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। चक्रवाती वर्षा वह वर्षा होता है जो निम्न वायु दाब के कारण उत्पन्न चक्रवातों से होता है। इसमें गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठती है, ठंडी होती है और भारी वर्षा कराती है। मतलब कि अचानक खूब धूल भड़ा एकदम धूल उड़ने लगता है, एकदम फास्ट में, एकदम खूब अंधेरा छा जाता है, एकदम स्पीड से हवा चलने लगती है एकदम। तो इस तरह से क्या होता है, खूब अधिक बारिश होने लगती है फिर अचानक इसके बाद, तो वही चक्रवाती वर्षा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं, तेज हवाएं, अत्यधिक वर्षा, निम्न दाब केंद्र, बादलों का घना समूह और तूफानी मौसम। ये चक्रवात महासागरों के ऊपर बनते हैं और तटीय क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डालते हैं। इनके कारण बाढ़, तटीय कटाव और जनजीवन में भारी बाधा उत्पन्न होती है। पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित अवसंरचना से क्षति कम की जा सकती है। समुद्री तापमान वृद्धि जोखिम बढ़ाती है और अक्सर काफी तेजी। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, औसत वर्षा आकलन की समवर्तन विधि का वर्णन कीजिए।
समवर्षन विधि औसत वर्षा आकलन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें समान वर्षा क्षेत्र वाले क्षेत्रों को रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें समवर्षन रेखाएं कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि वर्षा मान लिया जाता है, फिर भी सभी क्षेत्रों के क्षेत्रफल के अनुसार भारित औसत निकालकर पूरे क्षेत्र की औसत वर्षा ज्ञात की जाती है। यह विधि वर्षा के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से दर्शाती है और जल संसाधन योजना में उपयोगी मानी जाती है। मानचित्र, स्टेशन डेटा और अनुभव इसकी सटीकता बढ़ाते हैं, विशेषकर पर्वतीय तथा विषम क्षेत्रों में यह व्यापक उपयोग पाती है। व्यवहारिक, विश्वसनीय, सरल तरीका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, जल के प्रमुख भौतिक गुणों की चर्चा कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जल के प्रमुख भौतिक गुणों में रंग, गंध, स्वाद, तापमान, घनत्व और सायनता शामिल है। शुद्ध जल रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तापमान जल की गुणवत्ता और जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। घनत्व तापमान के साथ बदलता है। सायनता प्रभाव को नियंत्रित करती है। सतही तनाव बूंदों के निर्माण में सहायक होता है। विद्युत चालकता घुलित लवणों की उपस्थिति दर्शाती है। ये गुण जल और उपयोग, उपचार और पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता, कठोरता और गंध नियंत्रण में भी देखे जाते हैं। मापन से गुणवत्ता निर्णय संभव होते हैं। सुरक्षित आपूर्ति, स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, निगरानी और मानक अनुपालन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स एट, घरेलू जल उपचार प्रणाली की व्याख्या कीजिए। घरेलू जल उपचार प्रणाली का उद्देश्य पीने योग्य सुरक्षित जल उपलब्ध कराना। इसमें उबालना, निस्यंदन, क्लोरीनीकरण और घरेलू फिल्टर शामिल होते हैं। उबालने से जीवाणु नष्ट होते हैं। निस्यंदन से गंदगी हटती है। क्लोरीन रोगजनकों को मारता है। और आरओ और यूवी प्रणालियां घुलित लवण और सूक्ष्म जीव हटाती है। सही रखरखाव आवश्यक है। स्वच्छ जल स्वास्थ्य जोखिम घटाता है और परिवार की सुरक्षा बढ़ाता है। नियमित परीक्षण, साफ भंडार और स्वच्छ बर्तन उपयोग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हाँ जरूरी है। कम लागत विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। सुलभ, विश्वसनीय, स्थानीय तकनीक, प्रशिक्षण, जागरूक समर्थन, रखरखाव, आपूर्ति, निरंतर पानी गुणवत्ता सुधार लाभ देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 है, जल विज्ञान को परिभाषित कीजिए। स्वच्छ चित्र की सहायता से जल चक्र की व्याख्या कीजिए। जल विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति, वितरण, गति और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्षा, बहाव, भूजल और वाष्पीकरण जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की उष्मा से समुद्र, नदी और झीलों का जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है। यह वाष्प संघनित होकर बादल बनाता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। वर्षा वर्षा का जल भाग नदियों में बहता और कुछ भूमि में समा जाता है, जिससे भूजल बनता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स है, अंतः संयदन को परिभाषित कीजिए। अंतः संयदन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक लिखिए। आंसर है, अंतः संयदन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा का जल भूमि की सतह से होकर मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है ना। यह प्रक्रिया भूजल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतः संयदन को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मिट्टी की बनावट, मिट्टी की नमी, भूमि की ढाल, वनस्पति आवरण और वर्षा की तीव्रता। रेतीली मिट्टी में अंतः संयदन अधिक होता है। जहाँ रेतीली होता है वहाँ पानी जैसे ही गिरता है तैसे ही अंदर ले जाता है ना। इसीलिए रेतीले में अंतः संयदन अधिक होता है, जबकि चिकनी मिट्टी में कम होता है। यदि भूमि पर घास या पेड़ पौधे हो तो जल का प्रवेश बढ़ जाता है। अधिक वर्षा होने पर अंतः संयदन की दर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है स्टूडेंट, देखिए जल के प्रमुख भौतिक गुणों की चर्चा कीजिए। जल के भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिन्हें बिना रासायनिक परिवर्तन के महसूस किया जा सकता है। जल सामान्यतः रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल की सतही तनाव क्षमता अधिक होती है, जिससे छोटे जीव जल की सतह पर चल पाते हैं। जल में ऊष्मा धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिससे तापमान संतुलित रहता है। जल अच्छा विलायक है, इसलिए अनेक पदार्थ इसमें घुल जाते हैं। इसकी पारदर्शिता सूर्य प्रकाश को भीतर जाने देती है, जो जलीय जीवन के लिए आवश्यक है। रुद्धोष्म शीतलन क्या है? रुद्धोष्म शीतलन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु ऊपर उठते समय बिना उष्मा का आदान प्रदान किए ठंडी हो जाती है। जब वायु ऊपर की ओर बढ़ती है तो दाब कम होने के कारण उसका प्रसार होता है और तापमान घट जाता है।
इस प्रक्रिया में बाहरी वातावरण से कोई ऊष्मा नहीं मिलती। रुद्धोष्म शीतलन के कारण वायु में नमी संघनित होकर बादल बनाती है। यही प्रक्रिया वर्षा और बादल निर्माण में सहायक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का मुख्य कारण यही शीतलन होता है। यह मौसम विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवनमन भंडारण क्या है? अवनमन भंडारण वह जल भंडारण है जिसमें वर्षा या बहाव का जल भूमि की सतह के नीचे जमा हो जाता है। यह जल मिट्टी और चट्टानों के बीच रिक्त स्थानों में संग्रहित रहता है। अवनमन भंडारण भूजल का मुख्य स्रोत होता है। इससे कुओं, नलकूपों और झरनों को जल मिलता है। यह प्रक्रिया प्रक्रिया वर्षा की मात्रा, मिट्टी की संरचना और भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। अधिक अवनमन भंडार से जल संकट कम होता है। यदि भूमि पर पक्की सतहें अधिक हो तो अवनमन भंडारण घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, औद्योगिक कचरा क्या है? औद्योगिक कचरा आपको पता है ना, जो कहाँ से निकलता है? कारखाने से। औद्योगिक कचरा वह अपशिष्ट पदार्थ है जो उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलता है। इसमें ठोस, तरल और गैसीय अपशिष्ट शामिल होते हैं। यह कचरा कारखानों, रसायन उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलता है। औद्योगिक कचरे में हानिकारक रसायन और भारी धातुएं हो सकती है जो जल, मिट्टी और वायु को क्या करती है? प्रदूषित। यदि इसे बिना उपचार के जल स्रोतों में छोड़ा जाए तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक कचरे का सही प्रबंधन और उपचार आवश्यक होता है। क्वेश्चन 15 है, जैव बालू छन्नक क्या है? जैव बालू छन्नक एक सरल घरेलू जल शोधन प्रणाली है जिसका उपयोग पीने के जल को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें रेत, बजरी और पानी की परतें होती है। इसके ऊपरी भाग में जैविक परत बन जाती है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। जब पानी इस छन्नक से होकर गुजरता है तो गंदगी, जीवाणु और कण रुक जाते हैं। यह प्रणाली बिजली रहित होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होती है। जैव बालू छन्नक सस्ता, टिकाऊ और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक माना जाता है। सांद्रता समय सांद्रता समय वह समय है जिसमें किसी जल निकाय में छोड़ा गया प्रदूषक किसी निश्चित स्थान पर पहुंचता है। यह जल की गति, नदी की लंबाई और बहाव की दिशा पर निर्भर करता है। तेज बहाव वाली नदियों में सांद्रता समय कम होता है जबकि धीमी धाराओं में अधिक। जल निकाय में जल स्तर, तापमान और वायुवी गतिविधियां भी इस प्रकार समय को प्रभावित करती है। सांद्रता समय का अध्ययन जल प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, जल गुणवत्ता निगरानी में महत्वपूर्ण है। इससे पानी की सुरक्षा और संसाधनों का उचित प्रबंधन संभव होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागर के गर्म जल पर बनता है। इसमें वायु दाब कम होता है और हवा तेज गति से घूर्णन करती है। यह तूफान, भारी वर्षा, तेज हवाएं और समुद्र में उच्छावास पैदा करता है। इसकी इसकी आंख केंद्र में शांत होती है और चारों ओर तूफानी क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्र का गर्म पानी, वायुमंडलीय नमी इसकी तीव्रता बढ़ाते हैं। यह घटना मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन में विशेष अध्ययन का विषय है। क्वेश्चन नंबर आपके स्टूडेंट है 18, स्थल प्रवाह। स्थल प्रवाह वह जल है जो वर्षा के बाद भूमि की सतह पर बहता है और नदियों, नालों या झीलों में पहुंचता है। इसे सतही बहाव भी कहते हैं। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कृषि कचरा कृषि कचरा कृषि कचरा खेतों में उत्पादित अपशिष्ट जैसे फसल, अवशेष, पुआल, पत्ते और भूसा होते हैं। इसे जल स्रोतों या मिट्टी में सही तरीके से न डालने पर प्रदूषण फैलता है। सही प्रबंधन से इसे कंपोस्ट या जैविक खाद में बदला जा सकता है। कृषि कचरा नदियों और जलाशयों में गिरने पर जल गुणवत्ता खराब हो करता है और जल जीवों के लिए हानिकारक होता है। इसके निपटान के लिए फसल अवशेष जलाना कम करना और जैव उर्वरक में परिवर्तन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता वह क्षमता है जिससे जल विद्युत धारा को पारित कर सकता है। यह जल में घुले लवण और आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिक लवण होने पर चालकता अधिक होती है। यह जल गुणवत्ता और प्रदूषण स्तर को संकेत देती है। नदी, झील या कुएं के पानी में विद्युत चालकता मापन से खनिज और रासायनिक तत्वों की जानकारी मिलती है। इसे सीमेंस प्रति मीटर
और या माइक्रो सीमेंस में मापा जाता है। उच्च चालकता अस्वस्थ जल का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 21 आपके सामने है, द्रव चालित संवाहक चालकता। इसे देखिए, द्रव चालित संवाहकता वह माप है जिसे जल में आयनों का प्रवाह ज्ञात किया जाता है। यह जल की विद्युत चालकता और खनिजों की उपस्थिति से संबंधित है। उच्च द्रव चालित संवाहकता वाले जल में घुले लवण अधिक होते हैं। यह जल की गुणवत्ता औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होती है। नदियां, झील और भूजल स्रोतों में इसका मापन प्रदूषण और जल संरचना के अध्ययन में किया जाता है। इसके अध्ययन से जल उपचार, जल प्रबंधन के उपाय तय किए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने अब लाया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5, औसत वर्षा आकलन की समवर्षन विधि का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और ख नंबर आपका ये है। तो पहला क नंबर देखिए, समवर्षन विधि वह विधि है जिसमें जिसमें किसी क्षेत्र की औसत वर्षा का आकलन वर्षा मापी स्टेशनों के चारों ओर बनाए गए बहुभुजों के क्षेत्रफलों के आधार पर किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक वर्षमापी स्टेशन के प्रभाव क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है। जिस स्टेशन का बहुभुज जितना बड़ा होता है उसकी वर्षा का औसत पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। यह विधि असमान वितरण वाले स्टेशनों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है और साधारण औसत वर्षा की तुलना में अधिक सटीक परिणाम देती है। इसकी सूत्र है, अगर औसत वर्षा निकालना है तो वही सम करना है P इंटू ए का और अपॉन करना है टोटल सम ए। तो देखिए यहाँ पे P क्या है, वर्षा की सेंटीमीटर को मापा जाता है और ए जो है वो बहुभुज का क्षेत्रफल को मापा जाता है। ठीक है, इनके बहुभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग ए का क्या करते हैं, ए को सूचित करते हैं, उसमें ए मानते हैं और इसकी वर्षा सेंटीमीटर लिए P मानते हैं। तो इसी को देखते हुए एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर देखिए ख, ये क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर क ख 5 नंबर में देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करते हुए औसत वर्षा की गणना कीजिए। तो यानी औसत वर्षा निकालने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। तो देखो स्टेशन स्टेशन 1 2 3 4 5 वर्षा सेंटीमीटर है 40 70 90 35 55 और देखो इसे हम लोग कहेंगे P और बहुभुज का क्षेत्रफल है आपका वर्ग किलोमीटर में 35 60 40 80 और 70 और इसे हम लोग ए से करते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, औसत वर्षा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए यही क्वेश्चन है आपका। स्टेशन इसी प्रकार था, यहाँ लिख दिया मैंने, है ना, स्टेशन वर्षा पी बहुभुज का क्षेत्रफल ए से माना हमने। तो देखिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार था। टोटल क्या करना है, सबसे पहले इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 35 को 40 से करेंगे आपका 1400 आएगा। ठीक है, 70 को 60 से करेंगे 4200, 90 को 40 से करेंगे 3600, 35 को 80 से करेंगे 2800, 55 को 70 से करेंगे 3805। इस तरह से आप करके देख लेना। तो जब ये जो दिख रहा है आपका ए का सम करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका होगा टोटल 285 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए दोनों का मल्टीप्लाई किए P इंटू ए का, तो इनको सम करने पर आया आपका, इनको सम करने पाया 15,850, 15,850। तो फॉर्मूला आपका यही था औसत वर्षा का, सिग्मा सम सम ऑफ P इंटू ए अपॉन सम ऑफ ए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में अकॉर्डिंग ये डाल देंगे, आपका ये आया था सम ऑफ P इंटू ए और सम ए ये आया था। तो अपॉन करेंगे, देखिए आप इसको जब कटेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका इस तरह से आएगा 55.61 ऐसे कुछ करके आएंगे। तो इस तरह से ये आते रहेंगे तो अप्रोक्स आपका 55.6 mm माना जाएगा, ये औसत वर्षा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। जो भी मोस्ट क्वेश्चन थे मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए। ओके, ये पीडीएफ आपको देखिए, मैं चाहता तो इसके लिए पेड रखता, इसके लिए मैं पैसा लेता आपसे पीडीएफ का, क्योंकि मेरा मेहनत लगा है और इजी लैंग्वेज मैंने आपके लिए बनाया। लेकिन फिर भी मैं ये पीडीएफ फ्री देता हूँ। तो देखिए आपको फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और क्या कहते हैं वीडियो को शेयर कीजिए। तो कोई ये चैनल में सिर्फ वो नहीं कि भाई सिर्फ आप ही का प्रेजेंट करता, आप घर में बच्चे होंगे, कोई भी बच्चे होंगे, है ना, भाई बहन, उन सभी को देखना है ना। देखो स्टार्टिंग से 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके घर में वो भी पढ़ सकते हैं। तो चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए।
बोलेंगे आप लोग, मेरा सपोर्ट करेंगे तभी तो होगा। और देखिए ये पीडीएफ आपको लेना है कहाँ स्टूडेंट्स, टेलीग्राम में जाके जाके डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स। और इसका पासवर्ड आप लोग ये गलती करोगे भैया तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगा लेकिन पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलेगा। ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि मैं इंस्टा नहीं चलाता या नहीं चलाती। इंस्टा आपको नहीं, आप नहीं चलाते, आपके घर में कोई चलाते होंगे, भाई चलाते होंगे, बहन चलाते होंगे, पापा चलाते होंगे, मम्मी, कोई भी मौसा मौसी चाचा चाची कोई भी चलाते हैं, किसी के मोबाइल से आप ले सकते हैं। दोस्त है, दोस्त के मोबाइल से आप ले सकते हैं, किसी के मोबाइल से आप पासवर्ड मांग ले सकते हैं। मैं नहीं कहता आप जाके फॉलो ही करो इंस्टा में, नहीं, आप जाओ पासवर्ड लो, बस हो गया। ये सिस्टम है भैया हमारा। ये टेलीग्राम में कोई भी मैसेज करोगे कि भाई पासवर्ड चाहिए तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इंस्टा में मैसेज कीजिए, आपको और आसानी से मिलेगा। और इजीली आपको ना डिसिप्लिन के साथ मांगना है, ये नहीं कि कुछ भी पासवर्ड दे दो, ऐसे नहीं, आपको रिक्वेस्ट के साथ मांगना है, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा भाई। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बता रहे थे, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चैनल पे बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। गुड लक।